नमस्कार, मैं हूं विक्रम उपाध्याय। इलेक्शन मंत्रा में आपका स्वागत है। लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, तमाम अटकलें और तमाम गुना भाग सामने आने लगा है। कई चैनलों ने ये बताना शुरू कर दिया है कि एनडीए की कितनी सीटें आएंगी या इंडिया गठबंधन कितनी सीटों पर बाजी मारेगा। आज हम हिंदुस्तान समाचार के संपादक जितेंद्र तिवारी से राज्यों के बारे में ठीक से चर्चा करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि किस राज्य में एनडीए का पलड़ा भारी है और कहां-कहां एनडीए को चुनौती मिल रही है। जितेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हम शुरुआत आज करते हैं बिहार से, क्योंकि बिहार की धरती मोस्ट हैपनिंग स्टेट की श्रेणी में आती है। आपको मालूम है वहाँ 40 सीटें हैं। पिछली बार यानी 2019 में जब चुनाव हुए थे तो एनडीए गठबंधन ने लगभग सारी सीटें यानी 39 सीटें जीत ली थी और 53.25% वोट भी आए थे। इस बार आपको क्या एनडीए को यही आप परिणाम की अपेक्षा कर रहे हैं कि एनडीए को यही परिणाम मिलेगा या कुछ आप अलग देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो आप समझ लीजिए कि पूरे देश में ये चुनाव जी मोदी वर्सेस ऑल हो रहा है। यानी एनडीए भी आप कहें ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी नहीं। इस समय खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सब सीटों पे लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा भी है। तो हर जगह पे, हर स्टेट में एक चेहरा तो है मोदी। बिहार में दूसरा चेहरा कौन है ये समझना पड़ेगा, क्योंकि वहां कांग्रेस चेहरा नहीं है, वहां चेहरा है राष्ट्रीय जनता दल। पिछले चुनाव में आप अगर देखें ना आंकड़े, तो 40 में से 39 सीटें आरजेडी और बीजेपी ने साथ मिलकर लड़ी थी। और उनके जो अन्य घटक दल थे, हम है, वीआईपी है, आरएलएसपी है, ये सब अलग अलग लड़े थे। 2-2, 3-3%, 4-4% वोट लिया था। आप इसमें देखेंगे तो हम हमको जो है आरएलएसपी को देख रहे हैं आप, 3% वोट मिला, हमको 2% मिला और वीआईपी को 1% मिला। तो ये 6, 6.5-7% वोट इन दोनों के गठबंधन से अलग था। अब ये 6% वोट जो है एनडीए के साथ और जुड़ गया। तो यानी कि अगर इस आंकड़े से आप देखें तो एनडीए फिर मजबूत स्थिति में, लेकिन एक अंतर हुआ है। इस बीच में नीतीश जी ने पाला बदला और उस पाला बदलने में एक नया चेहरा, नया नेतृत्व पूरे बिहार को दिखाई दिया है। वो है तेजस्वी यादव। वो एक युवा चेहरा है, अच्छे वक्ता है, बॉडी लैंग्वेज से वो और कुछ दिखाई देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनके पीछे लालू यादव जैसे बड़े नेता का एक उसकी पारिवारिक परंपरा से वो आते हैं। तो निश्चित तौर पे ये दिखाई देता है कि जो उनका कांग्रेस के साथ ही गठबंधन है जैसा है। लेकिन पप्पू यादव बीच में आप देख ही रहे हैं कि पप्पू यादव को सीट नहीं मिली तो वो अलग बेगूसराय से जा रहे हैं। तो कुल मिला के अगर आप समझें कि बिहार, आपने जैसे कहा मोस्ट हैपनिंग है, बिहार की राजनीति समय समय पर पूरे देश को एक रास्ता दिखाती रही है। इसमें मैं समझता हूं कि ये मान लेना कि एनडीए में अन्य 3 दलों की वापसी हो गई, तो एनडीए में अन्य 3 दल जुड़ गए, या रामविलास पासवान की पार्टी पशुपतिनाथ पारस बाहर जाते जाते भी दोबारा हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़े और 5 सीट पर लड़े। यानी एनडीए ने ऊपर से देख के अपना कुनबा ठीक रखा है, इसलिए वो आश्वस्त हो सकता है कि हम पार्टी लेवल पे, कैडर बेस पे, वोट परसेंट पे और नरेंद्र मोदी का चेहरा देख के फिर से वही दोहराने की स्थिति में रह सकते हैं, ऐसा सोच सकता है। पर मैं समझता हूं कि तेजस्वी यादव एक बड़ी चुनौती बनकर खड़े होंगे। उनको इग्नोर करके या उनको बिल्कुल मार्जिनाइज मान लें हम कि वो कुछ भी डेंट नहीं डालेंगे, ऐसा लगता नहीं। लेकिन मैं आरजेडी के बारे में बात करना चाहूंगा। आरजेडी की स्थिति खुद बहुत अच्छी नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं कि उनके बेटे तेजस्वी यादव इस समय एक उभरते हुए नेता हैं, लेकिन उनकी देखिए विडंबना, उन्होंने जो कांग्रेस को 9 सीटें दी हैं, कांग्रेस से खुश नहीं है, कांग्रेसी से खुश नहीं है। आज कांग्रेस के नेता जो नए-नए शामिल हुए हैं, पप्पू यादव, आज उन्होंने पूर्णिया से अपना नामांकन भी भर दिया है और ये कहा है लोगों से रोते हुए कि मेरे को पूर्णिया से वोट दीजिए। तो क्या झगड़ा आरजेडी के और कांग्रेस के बीच के अंदरूनी झगड़े में क्या एनडीए को कुछ फायदा मिलेगा? बिल्कुल फायदा मिलेगा। देखिए, दूसरी बात और है, अभी तक केवल तेजस्वी यादव थे, अब की बार लालू यादव की 2-2 बेटियां मैदान में है। तो जो भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का जो आरोप लगाती थी, आज आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम इतना किया। ओवरऑल पूरे देश में आप देख रहे हो नाराजगी है। कुछ लोगों के टिकट कटे, सिटिंग लोगों के टिकट कटे, 2-2, 3-3 बार के एमपीओ के टिकट कटे, लेकिन किनको दिए गए? कुछ नए चेहरों को दिए गए या कुछ अन्य लोगों को दिए गए। तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक परिवर्तन कर रही। हो सकता है उसके अंदर थोड़ी बहुत उसकी नाराजगी दिखे,
लेकिन एक बड़े लोगों को ये दिख रहा है कि यार नहीं, और लोगों को भी मौका मिलेगा। भाई 9-9, 10-10 बार, 12-12 बार आप केवल एक ही जनप्रतिनिधि रहे, दूसरा कोई लीडर खड़ा ही ना हो, नई लीडरशिप डेवलप कर रहे हैं। इसमें एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे। प्रधानमंत्री मोदी बिहार के दौरे पे हैं, अभी समय आज ही उनका जमुई में जो है एक बड़ी जमुई में सभा सभा हुई हुई आज। है। उन्होंने भी जो है लालू प्रसाद यादव को ही अटैक किया है, यानी कांग्रेस को वहां बिहार में बीजेपी ने कोई महत्व नहीं दिया या पीएम ने महत्व नहीं दिया है। अब मैं इन तमाम पृष्ठभूमियों के आधार पर ये जानना चाहूंगा आपसे कि 40 सीटों में से आप कितना मानते हैं कि एनडीए को सीटें मिलेंगी और कितने सीटों पे चुनौतियां मिलेंगी? मैं समझता हूं कि देखिए, चुनौती तो आप बिल्कुल ये नहीं मान के कह सकते। हाँ, कुछ गढ़ है, लोग मानते हैं यहाँ तो जीती जाएगी, पटना साहिब है या मुजफ्फरपुर है, या कुछ सीटें हैं जिनको मानते हैं कि ये जीत ही जाएंगे, इनको कोई खड़ा कर दे। तो लेकिन फिर भी चुनौती हमेशा रहती है अंत समय तक। तय तो जनता को करना होता है, मूड क्या बदल जाए और किस व्यक्ति के बारे में उनकी नाराजगी हो जाए। लेकिन अभी तक जो दिखता है, मुझे लगता है कि एनडीए अपना जो रिकॉर्ड है वो दोहरा लेगा, उसको बहुत नुकसान नहीं होने वाला है। 40 में से 39 सीटें फिर जीती भी थी, आप उसमें कह रहे प्लस माइनस 1 या 2 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं, उसमें होना क्या, प्लस 1 होगा तो 40 हो जाएगा, माइनस 1 होगा तो 38 होगा। लेकिन जो आज दिख रहा है कि आरजेडी बहुत कोई अपील नहीं कर पा रही है और कांग्रेस तो बिखरी हुई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी और जदयू के गठजोड़ को ज्यादा डेंट दिखता हुआ दिख नहीं रहा है। चलिए हम बाकी अगले राज्य की तरफ चलते हैं। बिहार के बाद अब हम बात कर रहे हैं बंगाल की। बंगाल में जैसा आपको मालूम है, वहां ममता बनर्जी काफी एक्टिव और काफी एग्रेसिव लीडर मानी जाती हैं और आज ही उनका एक विवादित पोस्ट जो ट्वीट किया गया है जिसमें वो प्रधानमंत्री को कुछ गाली देती हुई नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री ने हालांकि इसका कोई प्रतिकार नहीं किया है अभी तक, लेकिन जनता तक ये बात पहुंच गई है। लेकिन उसके पहले तमाम मुद्दे ऐसे थे जो जिस पे चुनाव भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी लड़ रही है, उस पे हम जानते हैं क्या होने वाला है और क्या संभावनाएं बन रही हैं। जितेंद्र जी, संदेश खाली के बाद भारतीय जनता पार्टी का मनोबल काफी ऊंचा है, क्या यही एक कारण बनता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां ज्यादा सीटें जीत सकती है, या आपको 5 साल बल्कि मैं कहूँगा 11 साल ममता बनर्जी को लगभग हो गए और उसके तमाम जो है उनकी सरकार के तमाम जो ऐसे निर्णय हैं जो काफी जो है वो कंट्रोवर्शियल रहे हैं, तो इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल में क्या स्थिति देखते हैं, एनडीए के लिए बंगाल में कितनी सीटें देखते हैं आप? देखिए, बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। अगर आप देखें, हम जाएं 2002-3 की स्थितियों में जाएं तो 1 या 2 सीट पर कोई लोकसभा जीतते थे, तपन सिकदर वहां जीता करते थे, वरना खाली था। उसके बाद वैक्यूम को भरा ममता जी ने, और ममता के बाद जब ममता भी उसी रास्ते पे चल पड़ी जिसपे सीपीआई और सीपीएम चलते थे, यानी हिंसा की राजनीति, तब सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उस चुनौती को समझा और कंसिस्टेंटली लगातार वो उसके आंदोलन को चला के खड़ी रही है। उसका परिणाम आप देखिए कि 2019 के चुनाव में मेरे ख्याल से तृणमूल कांग्रेस को 43% के आसपास वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी 40% वोट लेकर आई। तब तो ये कहती थी, अगर एक ममता जी की, तो ये आप उस समय का अगर बयान निकालेंगे तो आपको ध्यान में आएगा, अगर एक सीट भी आ गई तो राजनीति छोड़ दो। तो इनको 18 सीटें मिली 35 में से। तो मैं समझता हूं कि उसके बाद जब भारतीय जनता, और आज भी उसके बाद जब 18 सीटें मिल गई, विधानसभा में भी अच्छा प्रदर्शन हो गया, तृणमूल कांग्रेस से बहुत लोग आए भी, बाद में हिंसा के कारण से गए भी, तो मैं समझता हूं कि लोग ये समझने लगे कि सेंटर में अगर नरेंद्र मोदी को लाना है तो यहाँ अगर इसके मतलब ममता पे दबाव बनाना है, तो ममता जी पे दबाव बनाने के लिए वहां पहले से बेहतर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोड़ लगाया। सारी सीटों पर उसने प्रत्याशी खड़े किए। पिछली बार की तरह न तो कांग्रेस का तृणमूल से कोई समझौता, यानी वहां कोई इंडिया गठबंधन जो कहते हैं उसका कुछ है ही नहीं, तो सीधी सीधी फाइट ममता जी में और इनमें है। मैं समझता हूं संदेश खाली, जिसका आपने नाम लिया, संदेश खाली ने एक बार फिर से ये दिखाने की कोशिश की है कि ममता के राज में जो अल्पसंख्यक वर्ग है, खासकर जो मुस्लिम कट्टरपंथी वर्ग है, वो जहां जहां पे प्रभावी है वहां लोगों को दबा रहा है। इसलिए वहां का बंगाली मूल का जो समाज है वो प्रतिकार की मुद्रा में है। उसने संदेश खाली में देख लिया कि किस तरीके से आपने जमीनें हड़पी, महिलाएं हड़पी, उनके साथ शोषण किया, और इसीलिए संदेश खाली की पीड़िता को खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी ने एक संदेश देने की कोशिश की है कि हम केवल बड़े लोगों की राजनीति नहीं करते, बल्कि अगर जो लोग उस संघर्ष में से निकलते हैं तो उनको एक बड़ा अवसर देते हैं। कांग्रेस के लिए क्या अवसर देख रहे हैं? कांग्रेस खत्म है। कांग्रेस
तो मैं आगे कुछ राज्यों में भी बताऊंगा। वस्तुतः पूरे देश में कांग्रेस कुछ राज्यों में जहां है भी, वहां भी वो अभी जिसको कहना चाहिए कोई पूरी ताकत से एक चुनाव लड़ने की मुद्रा में। आज ही देखिए, मतलब मैं हैरान हूं कि आप कहते हैं ईडी और सीबीआई और ये गौरव वल्लभ आए हैं, क्या उनके पीछे कोई ईडी सीबीआई कुछ था क्या? बात ये है कांग्रेस के अंदर इस समय भगदड़ की स्थिति है, और जो लोग कांग्रेस में हैं भी, रणदीप सिंह सुरजेवाला टाइप, उनके बयान उनका और नुकसान करने वाले हैं। आप इसमें 42 में से पिछली बार एनडीए को 18 सीटें मिली थी, आप इस बार कितना सीटें? मैं समझता हूं कि कम से कम बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को 4 से 5 सीटें और बढ़ने वाली यानी है, यानी 22 से 25 उल्टेगा, सीटें उलट सकता है। ममता बनर्जी इस बार सबसे बड़ी लोकसभा में ना रह पाए, भारतीय जनता पार्टी हो जाए, 23 से 25 सीट तक भी जा सकती है बीजेपी, जो जमीन पर उसने काम किया। तमाम सर्वेक्षण भी यही आ रहे हैं कि बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ेंगी और भारतीय जनता पार्टी वहां सबसे बड़ी पार्टी के रूप में लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से उभरेगी। ये चर्चा, ये विश्लेषण जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए इलेक्शन मंत्रा। और हाँ, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।